अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की मुहिम का आगाज़। रियासती वज़ीर कोमत रेड्डी की नलगुंडा में बीआरएस पार्टी के ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ईडी ने शहर में हीरा एजेंसी के 5 मकामात पर धावे, नकद रकम और अहम दस्तावेज बरामद। सीबीआई ने राजस्थान में जाली आधार कार्ड बनाने की रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कांग्रेस के राज्यसभा रुकनी इमरान प्रताप गरी का मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, बजट को मिडिल क्लास के उम्मीदों के खिलाफ करार दिया। इजराइल पर मुतअद्दिद महाजों पर बहरान, गाजा लिबनान में हिजबुल्लाह की कार्रवाई, ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप की हलाकत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहों और सरगर्दा सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे ताकि रियासत में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। उनके हमरा वज़ीर श्रीधर बाबू और दीगर आला अहलकार भी मौजूद हैं। ये दौरा 11 अगस्त तक जारी रहेगा। याद रहे कि जनवरी में बतौर वज़ीर आला उन्होंने पहली बार दाऊस का दौरा किया था, जिसके नतीजे में रियासत के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया था। उस वक्त से कई मल्टीनेशनल कंपनियां तेलंगाना में ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी जाहिर कर रही है और हुकाम ने उन कंपनियों से रब्ता भी किया है। Everybody move back! Everyone move back! Back up! Back up! Back up! You need to back up! Back up! Back up, man. You guys gotta be back a little bit. रियासती वज़ीर कोमत रेड्डी ने ज़िला नलगुंडा में बगैर इजाज़त तामीरशुदा बीआरएस पार्टी के ऑफिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वो नलगुंडा में म्यूनसिपल सेंटर के संग बुनियाद की तकरीब में मौजूद थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि बीआरएस पार्टी के ऑफिस बगैर इजाज़त तामीर की गई है। उन्होंने फौरी तौर पर ओहदेदारों को हुक्म दिया कि मज़कूरा इमारत को मुनहदिम किया जाए और कहा कि उन्होंने पहले ही इस गैर महाज ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। D37లో దాదాపు 50,000 ఎకరాలకు కాలువల ద్వారా చెరువులు నింపడం, ఇండైరెక్ట్ గా కాలువల ద్వారా పారించడం. మన ప్రభుత్వంలో 2004లో నేను ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ని శాంక్షన్ చేపించి, అప్పుడు ఓన్లీ మెయిన్ కెనాల్ ఉండే. 2004లో మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి అప్పటికి దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని డిస్ట్రిబ్యూటరీ పైకి వెళ్ళి గుర్రంపూడి దేవరకొండకి వెళ్ళి నా ఆయింటిపాల వరకు దాదాపు 400 కోట్లతో డిస్ట్రిబ్యూటరీ నిర్మించుకున్నాం. అందులో మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఇదొకటి. ఇక్కడనే ఆగస్టు 2008 డేటు, ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పుణ్యాన ఈ డిస్ట్రిబ్యూటరీ పూర్తి చేసుకొని అప్పటికెళ్ళి నిరంతరంగా నీళ్లు ఇస్తున్నాం. మన అందరి ముఖాల్లో సంతోషం. నాకైతే పట్టరాని సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు మా నాయకుడు ఓపెన్ చేసిన గేట్లని ఈరోజు నేను ఓపెన్ చేసిన. మనం ఈరోజు మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, మాది జడ్పీటీసీ మా శ్రీనివాస్ గౌడ్కి చెప్పి, మా నాయకులందరికీ చెప్పి, నేను కొన్ని హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మిషన్లు తెప్పి స్థానిక నాయకులను అడిగి అన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఫస్ట్ జంగల్ క్లియరింగ్ చేపిస్తున్నా. ఎందుకంటే 4-5 రోజులలో ఎంటైర్ ఏఎంఆర్పి కింద ఉన్న నల్గొండ అసెంబ్లీ కాదు, అన్ని కెనాలు కూడా అన్ని చెరువులు నింపాలి। खैरताबाद के रुकन असम्बली नागिंदन ने असम्बली में हैदराबाद की तरक्की पर मबहस के दौरान बीआरएस
एमएलएस के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने की तफसीलात बयान की है। उन्होंने कहा है कि ऐवान में इजहार ख्याल करते वक्त बीआरएस के एमएलएस ने बार बार उनकी तकरीर में मुदाखलत की, जिसके बाद उनका सबर जवाब दे गया और उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलए डी नागिंदर ने बीआरएस से एमएलएस को ऐवान के बाहर मिलने की धमकी भी दी थी और कहा था कि वो उनकी खाल उधेड़ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपोजिशन अरकान को सड़कों पर चलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। डी नागिंदर ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि बीआरएस एमएलएस की बार बार की मुदाखलत और गैर पार्लिमानी ज़ुबान उन्हें गुस्से में मुब्तला कर दिया। उन्होंने ये भी बयान दिया कि बीआरएस एमएलएस की जानिब से उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी तौहीन की मतरादिफ है। అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడే కానీ ఏ సభ్యుడైనా మాట్లాడాలి అంటే అది స్పీకర్ గారి పరిధి ఉంటుంది, స్పీకర్ గారి పొడగట్టు. అది స్పీకర్ గారు ఎవరికి అనుమతి ఇచ్చినా కూడా ఆ అనుమతికి అనుగుణంగానే ఆ సభ్యులు మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందులో భాగంగానే నేను అడగడం జరిగింది. హైదరాబాద్ సమస్య వచ్చింది కాబట్టి హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాడిగా హైదరాబాద్ నగరంలో సుమారు 6 పర్యాయాలు నేను ఎమ్మెల్యేగా మరి 3 దశాబ్దాలుగా శాసనసభ్యుడిగా ఉండి హైదరాబాద్ ప్రజల సమస్య వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ అందరు ప్రజలు వచ్చి చెప్పుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళకున్న సమస్యల మీద నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహనని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవాలని నేను స్పీకర్ గారిని విన్నవించుకున్నప్పుడు స్పీకర్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నటువంటి ఆలోచనతో నేను మైక్ పట్టుకోగానే అక్కడి నుంచి ఉచ్చరించినటువంటి మాటల్ని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వాడు వీడు అని అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను మాట్లాడింది మాత్రము మైక్లో వచ్చింది, వారు అక్కడి నుంచి మాట్లాడేది రికార్డులోకి ఎక్కలేదు. అదే మా దురదృష్టం. వాళ్ళు మాట్లాడింది ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి ఏ రకమైనటువంటి సంబోధించారు ఏకవచనంతో కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా అలాగా కించపరిచేటువంటి నైజం కలిగినటువంటి వాళ్ళం కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడే తీరుని దృష్టిలో ఉంచుకొనే తెలంగాణలో ఊత పదం కాబట్టి ఆ ఊత పదంగా నేను అనేసాను తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరిని అనాలని కాదు. వాళ్ళు కూడా మాకాడ చిన్నవాళ్ళు ఎదగాలని కోరుకుంటాం, ఇంకా పైకి రావాలని కోరుకుంటాం. కానీ ఇలాగా శాసనసభ మొదలైనప్పటి రోజు నుండి శాసనసభ అని ఏది అవకాశం వచ్చినా ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా ఫైనాన్స్ మీద బడ్జెట్ మీద మాట్లాడే అవకాశం ఉండే, వాళ్ళ సూచనలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండే, ఒక ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సజెషన్స్ ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. అది ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా అప్రాపరేషన్ బిల్ మీద వారు సజెషన్స్ ఇవ్వలేదు. కేవలం నిందించాలి, ప్రభుత్వం యొక్క మరి ప్రభుత్వంకి తప్పులు చేశారని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అదేవిధంగా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం మొన్న ఒకటి వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు ద్వారా. ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గీకరణకు సంబంధించి ఒక హిస్టారికల్ డిసిషన్ వస్తే దాని మీద మాట్లాడకుండానే పోయారంటే వాళ్ళకు ఈ జాతి పైన ఎంత ప్రేమ ఉందో ఎంత అభిమానం ఉందో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంత మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకో सऊदी अरब पहुंचने के 4 दिन बाद तेलंगाना के एक एनआरआई मोहम्मद शरीफ की मौत वाक़ हो गई और उनकी शनाख्त मौत के 45 दिन बाद मुमकिन हुई है। मोहम्मद शरीफ जो कि ज़िला कामारेड्डी का रिहायशी था, 39 साल की उम्र में क्लिनिक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए 3 जून को रियाज पहुंचा था। सऊदी अरब पहुंचने के बाद मोहम्मद शरीफ ने अहल खाना को इत्तला दी कि वो महफूज तरीके से रियाज पहुंच गया है, मगर उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया, जिसकी वजह से अहल खाना परेशान हो गया। 7 जून को अजीज़िया पार्क में एक लाश दस्तयाब हुई, जिसके बाद ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हुई कि मोहम्मद शरीफ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। 2 दिन कबल उनकी लाश वतन वापस लाई गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के अहदेदारों ने आज शहर में हीरा एजेंसी के 5 मुख्तलिफ मकामात पर अचानक धावा किया। इन धावों के दौरान अहदेदारों को 1 करोड़ रुपए और दीगर अहम दस्तावेज़ात बरामद होने की तलात मिली है। ज़राए के मुताबिक ईडी के अहदेदारों ने हीरा एजेंसी के मालिक नहीरा शेख के दफ्तर, उनके मकान और दीगर 3 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। ये तलाशी मुहिम तकरीबन 4 से 5 घंटे तक जारी रही और उस दौरान कुछ अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। ईडी के ज़राए ने तस्दीक की है कि छापों के दौरान बरामद होने वाले दस्तावेज़ात और नकद रकम की मज़ीद जाँच की जा रही है। मीडिया
सीबीआई ने राजस्थान में 25,000 रुपये के एवज जाली दस्तावेजात और अंगुलियों के निशानात इस्तेमाल करते हुए आधार कार्ड बनाने के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। अहदेदारों ने बताया है कि इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की शिकायत के मुताबिक कुछ केसेस में आधार कार्ड बनाने के लिए स्कूली तलबा के फिंगरप्रिंट्स और यहाँ तक के पाँव के अंगूठे के निशान भी इस्तेमाल किए गए। 9 जुलाई को इस केस को मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसी को मुंतकिल किया, जिसके बाद सीबीआई ने गणपत सिंह, तुगाराम और कन्हैया लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। शिकायत गुजार के मुताबिक ये तीनों मुल्ज़िमान अपनी ई-मित्रा और आधार आईडी के जरिए जाली आधार कार्ड तैयार कर रहे थे। फर्जी आधार कार्ड के संबंध में सांचौर पुलिस के द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा नवंबर 2023 में एक परिवादी के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि बच्चों का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। उसमें मुकदमा दर्ज करके अभी कुछ दिन पहले उसमें एक आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और जो उसकी मशीन बनाने वाली है, जो आधार कार्ड बनाने वाली मशीन है, उनको भी जब्त किया गया। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने आम बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया और इसे मिडिल क्लास की उम्मीदों के खिलाफ करार दिया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि आज मुल्क में महंगाई की लहर हर तबके के लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए कहा कि जब टमाटर की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है, वज़ीर ख़जाना के पास महंगाई पर सिर्फ 10 अल्फाज बोलने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आटा, दाल, डीज़ल, पेट्रोल, सब्जियों और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की कीमतों का कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने सुना है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करती हैं उस पर उन्हें कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन इस बार बजट पेश करने से पहले पार्लियामेंट आते वक्त उन्हें दही और चीनी खानी पड़ी होगी। अब तो उनसे पूछना जाना चाहिए कि वो दूध, दही और चीनी की कीमतें कम करवाएंगे या नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि चीनी ने अमेठी में एक रुकन पार्लियामेंट का करियर करवा कर दिया है और उनके मुताबिक लीडरान अपने शीश महलों में बैठकर कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। उन्होंने पार्लियामेंट की कैंटीन से बाहर निकलकर एक कप चाय खरीदने का मशवरा दिया ताकि लोगों को मालूम हो सके कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़दूर की तिहाड़ी लेकर बच्चों के लिए ज़रूरी सामान खरीद कर देखें तो पता चल जाएगा कि महंगाई में क्या तब्दीली आई है। 83 मिनट 71 बार थपथपाई गई मेज, 14,417 शब्दों का बजट भाषण और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडिल क्लास की हैरत ज़दा आंखें। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, सभापति महोदय मेरा टाइम पॉज करें और बार बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी?
अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है। सभापति महोदय, अफसोस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव, जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह इस सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए
बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा, विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है। यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली। बैठे नहीं बोले, कृपया। टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी बरसने से वहां 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है। लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है। क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से, नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं। वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की? मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आम बजट पर अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान एनसीपी सरबराह शरद पवार ने हफ्ते को वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ये मुलाकात गुज़िश्ता कुछ दिनों में दोनों रहनुमाओं की दूसरी मुलाकात थी और करीब निस्फ घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। सराय के मुताबिक इस मुलाकात में मराठा रिजर्वेशन के मामले पर होने वाली कुल जमाती मीटिंग के बारे में मुस्बत और अहम बातचीत हुई। इम्कान है कि चंद दिनों में इस सिलसिले में कुल जमाती मीटिंग बुलाई जा सकती है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने
कुल जमातें मीटिंग के रास्ते को हमवार कर दिया है। मजीद 12 शरद पवार और एकनाथ शिंदे की दरमियान तरक्याती कामों, पुणे की मौजूदा हालात और किसानों के मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। यह मुलाकात महाराष्ट्र में जारी सियासी सरगर्मियों के तनाजुर में अहमियत रखती है, ख़ासतौर पर जब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दरमियान तकरार की खबरें ज़ेर गर्दिश है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने बारिशों के दौरान दिल्ली में पेश आने वाले हादसात पर केजरीवाल हुकूमत को हदफ का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बेहतरीन निज़ाम मौजूद था, लेकिन केजरीवाल हुकूमत ने इसे तबाह कर दिया है और हर रोज़ किसी न किसी की जान जा रही है। देवेंद्र यादव ने मज़ीद कहा कि मानसून की बारिशों के दौरान ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब लोगों की जान न गई हो। गुज़िश्ता रोज़ जहांगीरपुरी में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक खातून समेत 3 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने इस हादसे की जिम्मेदारी का तयन करने की ज़रूरत पर जोर दिया और सवाल उठाया कि इस वाक़े में मौत का जिम्मेदार कौन है। जहांगीरपुरी सनाती इलाके में पेश आए हादसे पर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया का कहना है कि इलाके की तरक्की DDA ने की थी और अभी तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नालों और सड़कों की मरम्मत का काम नहीं दिया गया। देवेंद्र यादव ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, जिसकी वजह से राजधानी में इमारतों की गिरने, करंट लगने और नालों में डूबने जैसे वाक़यात लोगों की ज़िंदगी ज़ाय हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जान गंवाने वाले अफराद के अहलखाने को मुआवजा फराहम करे। इजराइल इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पर तनाज़ात का सामना कर रहा है। एक तरफ गाज़ा और रफ़ा में हमास के ख़िलाफ़ इजरायली फ़ौजी कार्रवाई जारी है, जबकि दूसरी तरफ लिबनान के सरहद पर हिज़्बुल्लाह ने हमला तेज़ कर दिए हैं। तानवी हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखें और हालात को मज़ीद बिगाड़ने से गुरेज करें। Well, the police need to lead operations in communities across the country where there has been both violent disorder and thuggery on the streets, which is completely unacceptable, completely damaging, and where the police need to know they have our full support, taking the strongest possible action, making sure that these criminals face the full force of the law. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की मुहिम का आगाज़। रियासती वज़ीर कोमत रेड्डी की नलगुंडा में BRS पार्टी के ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ईडी ने शहर में हीरा एजेंसी के 5 मकामात पर धावे, नकद रकम और अहम दस्तावेज बरामद। CBI ने राजस्थान में जाली आधार कार्ड बनाने की रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन इमरान प्रतापगढ़ी का मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, बजट को मिडिल क्लास के उम्मीदों के खिलाफ करार दिया। इजराइल पर मुतअद्दिद महाजों पर बहरान, गाज़ा लिबनान में हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई, ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप की हलाकत। उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पज़ीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।